म्यूट कर लो आप लोग अपने आप को, मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग कल से हिंदी ऑप्शनल की क्लासेस हम लोगों को शुरू करने का मौका मिला, और हिंदी क्लास ऑप्शनल की क्लासेस में हम लोगों ने कहानियाँ शुरू की। कहानियों पे हम लोगों ने बात करनी शुरू की। पहली कहानी हमने गुलेरी जी की, उसने कहा था, कहानी पढ़ी और उसकी व्याख्या की गई, और उस कहानी से संबंधित नोट्स जो हैं पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ साझा किए गए। उसी तरह दूसरी कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में एक है, वो है मुंशी प्रेमचंद की कहानी। और प्रेमचंद जी की ये कहानी जो है आपके पाठ्यक्रम में जो 10 कहानियां हैं उसमें से एक है। और कल जैसे हम लोग श्रद्धाराम फुलौरी जी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि जैसे जब वो लिख रहे थे लगभग उसी समय प्रेमचंद भी हिंदी में शुरू कर रहे हैं। तो यही प्रेमचंद है जो आगे चल के कथा सम्राट कहला रहे हैं, और पूरा का पूरा समय जो है उनके नाम से जाना जा रहा है। तो आज हम लोग कहानी की बात न करते हुए प्रेमचंद के बारे में बात करेंगे। प्रेमचंद के साहित्य के बारे में बात करेंगे, उनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे, उनके वैचारिक दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। और कल के व्याख्यान में हम लोग उनकी कहानी जो परीक्षा जो आपके पाठ्यक्रम में है हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। प्रेमचंद के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी, बनारस के पास ही एक गांव है लमही, उसी गांव में हुआ। एक कोई दरवाजे पे। तो हम लोग शुरू कर रहे थे प्रेमचंद के परिचय से आज के इस व्याख्यान को। और मैं आपको बता रहा था कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बनारस के पास एक गांव है लमही, वहां पे हुआ। और उनका नाम रखा गया धनपत राय। प्रेमचंद का नाम जो था वो धनपत राय था, लेकिन चूंकि वो प्रेमचंद के नाम से इतने मशहूर हो गए कि वो भी एक प्रश्न आ जाता है कभी कभी आप लोगों को एक वाक्य के लिए कि प्रेमचंद का धनपत राय किसका नाम है ना। तो आप लोग धनपत राय प्रेमचंद का नाम है इस तरह से लिख सकते हैं। आपके पूर्वज जो थे वो बड़े कायस्थ परिवार से आते थे, जिसके पास 8 से 9 बीघा जमीन थी। उनके दादा गुरु सहाय राय एक पटवारी, गांव में जो जमीनों के रिकॉर्ड वगैरह रखता है, अपने यहाँ भी मुझे लगता है पटवारी ही बोलते हैं। और उनके पिता अजायब राय जो थे वो एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। मतलब जो भी परिवार के लोग थे वो देखो किसी न किसी सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोग थे। और उस समय सरकारी नौकरी करना मतलब एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा तो थी ही, आर्थिक संपन्नता का भी रिकॉर्ड था। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि प्रेमचंद बहुत विपन्न थे, बहुत गरीब थे, बाद में बहुत सारे ऐसे तमाम तथ्य उभर के आए हैं जिससे ये साबित हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपना जीवन विपन्नता या गरीबी में नहीं बिताया। तो ये भी उसी के प्रमाण हैं कि उनके दादा जो थे वो पटवारी थे, पिता जो थे अजायब राय वो एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। और उनकी माँ करौनी गांव की आनंदी देवी थी, जो संभवतः उनके बड़े घर की बेटी में उनके किरदार आनंदी की प्रेरणा थी। तो ये उनके परिवार की एक संक्षिप्त जानकारी है। धनपत राय अजायब लाल और आनंदी के चौथी संतान थे, मतलब भाई बहनों में उनका नंबर चौथा था। पहले 2 लड़कियां थी जो शिशुओं के रूप में मर गई, और तीसरी एक लड़की थी जिसका नाम सुग्गी था। मतलब प्रेमचंद से बड़े जो है 3 बहनें ही थी, जिसमें से 2 बहनें पैदा होते ही बचपन में ही मर गई हैं। और प्रेमचंद से बड़ी जो थी, मतलब तीसरी जो बहन थी, उसका नाम सुग्गी थी। हम लोगों के यहाँ सुग्गा सुग्गी मतलब जो तोता होता है, अ, उसको बोलते हैं।
उनके चाचा महावीर एक अमीर जमींदार थे। उन्होंने नवाब उपनाम दिया। धनपत राय ने लम्ही के पास स्थित लालपुर में एक मदरसे में अपनी शिक्षा शुरू की। उन्होंने मदरसे में एक मौलवी से उर्दू और फारसी सीखी। वहीं जो है उनके गांव के पास ही जो है एक लालपुर करके जगह है, जहां से उन्होंने पहले अपनी शिक्षा शुरू की और उन्होंने उर्दू और फारसी सीखी। आप एक चीज और नोट करोगे कि उस समय जितने भी लेखक थे जो हिंदी में लिखना शुरू कर रहे हैं, वो सब उर्दू और फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। तो उसका कारण ये था कि फारसी बहुत समय तक, लगभग 600 सालों तक इस देश में जो है फारसी प्रशासन की भाषा रही। मुगलों के समय से रही। बाद में 1603 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में चूंकि कोई भी सिस्टम खड़ा करने में बहुत समय लगता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकदम से उस भाषा को हटा नहीं दिया, बल्कि करीब 100-150 साल तक जो है ब्रिटिश हुकूमत या ईस्ट इंडिया कंपनी के हुकूमत के बावजूद फारसी बनी रही। और फारसी के बाद जब आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हो रहा है, तो दो भाषाएं एक ही जैसी, एक ही व्याकरणिक संरचना की दो भाषाएं धीरे धीरे अपना स्वरूप ले रही थी। उसमें से एक थी उर्दू, जिसमें कि अरबी और फारसी के शब्दों की भरमार थी। तो दूसरी तरफ उसी व्याकरणिक संरचना के साथ साथ हिंदी जन्म ले रही थी, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता थी। तो ये वो ऐसा समय था कि कोई भी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो इन दोनों पॉपुलर लैंग्वेजेस जैसे फारसी, उर्दू और हिंदी, इनको बिना सीखे नहीं रह सकता। तो प्रेमचंद के साथ भी हुआ वही, कि उन्होंने भी जो है उर्दू फारसी जो है सीखना शुरू किया, और एक मदरसे से उन्होंने मौलवी से उर्दू और फारसी सीखी। जब वे 8 वर्ष के थे, तब उनकी माँ का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मतलब बालक प्रेमचंद ने या धनपत राय ने माँ के स्नेह से वंचित रहे। उनकी दादी, जिन्होंने उन्हें पालने का जिम्मा लिया, कुछ समय बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद अलग थलग महसूस करते थे, क्योंकि उनकी बड़ी बहन की शादी पहले ही हो चुकी थी, जो जिसका नाम सुग्गी बताया गया है। और उनके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, और पिता के साथ माता जैसा स्नेह की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीजें प्रेमचंद के जीवन के साथ जो जुड़ी हुई थी, और जो हमको पढ़ने में और समझने में आ रही हैं, कि मातृ के स्नेह से, माता के स्नेह से बालक प्रेमचंद जो है लगभग वंचित रहे। उनके पिता जब गोरखपुर में तैनात थे, तो उन्होंने पुनर्विवाह किया। पुनर्विवाह मतलब उन्होंने दोबारा विवाह किया। लेकिन प्रेमचंद को अपनी सौतेली माँ से बहुत कम स्नेह मिला। और ये हम लोग भारतीय समाज में हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं कि जो सौतेली माँ है, उसका समाज में देखने का जो तरीका है स्टेप मदर का, वो अच्छा नहीं है। वो बिल्कुल उससे आप उस तरह की स्नेह की आकांक्षा नहीं कर सकते जिस तरह की वो आप अपनी माँ से कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी लगता है कि जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि स्त्री जो है ममता, दया और करुणा का सागर होती है, वो भी सब्जेक्टिव मामला है कि किसके लिए होती है। भाई, एक स्त्री जिस तरह से अपने बच्चों पे प्रेम लुटा देती है, वो दूसरे बच्चों पे लुटा सकती है क्या? या भाई, मैं उन औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मदर टेरेसा जैसी सिद्धांतवादी थी या उस तरह से अपना जीवन व्यतीत करती, लेकिन लोक व्यवहार में, सामान्य परिस्थितियों में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। बल्कि तुलसी बाबा जैसे लोगों ने जो कहा, लिखा है कि नारी न मोही नारी की रूपा, उसका उसका मतलब रूप से ही नहीं, उसका स्वभाव से भी मतलब है। तो कहीं न कहीं वो चीज सामाजिक लोक व्यवहार में आ ही जाता है। तो उनको अपनी सौतेली माँ से उस तरह का स्नेह नहीं मिला। एक बच्चे के रूप में धनपत राय ने कल्पना में एकांत की मांग की और पुस्तकों के लिए एक आकर्षण विकसित किया। उन्होंने गोरखपुर में अपनी पहली साहित्यिक रचना की, जो कभी प्रकाशित नहीं हुई और कहीं खो गई। प्रेमचंद, चूंकि मतलब ये वो भूमिका बता रहे हैं, वो उन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे एक बच्चा माता के स्नेह से वंचित है, एकांत और एकाकी महसूस करता है, और इस एकाकी जीवन में वो अपना मन लगाने के लिए किसकी तरफ आकर्षित होता है? पुस्तकों की तरफ।
और पुस्तकों की तरफ आकर्षित होकर वो लिखना पढ़ना शुरू करता है। और उसने वहीं गोरखपुर में ही रहते हुए, जहाँ पे वो अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ रह रहे थे, वहीं पे उन्होंने पहली रचना लिखी, लेकिन जो कि प्रकाशित नहीं हुई और जो कहीं रिकॉर्ड में भी नहीं। उनके पिता के 1890 के दशक के मध्य में जमुनिया में तैनात होने के बाद धनपत राय ने एक दिन के विद्वान के रूप में बनारस की क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया। मतलब उसके बाद जब उनके पिताजी जो है जमुनिया आए बनारस के पास, तो उन्होंने जो है बनारस में बड़ा मशहूर कॉलेज है क्वींस कॉलेज, आज भी वो कॉलेज रन कर रहा है। आप कभी जाएं बनारस तो देखें। तो उस क्वींस कॉलेज में जो है इनका प्रवेश हुआ, इनका एडमिशन हो गया। 1895 में उनकी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी, जबकि अभी भी 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। और उनका बड़े छोटे थे तभी उनका भी विवाह हो गया। 9वीं कक्षा में पढ़ते थे उसी समय उनका विवाह हो गया। उस समय उम्र थी उनकी 15 साल। उनके पिता का 1897 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो मैट्रिक की परीक्षा दूसरे डिवीजन में पास करने में सफल रहे। हालांकि केवल प्रथम श्रेणी वाले छात्रों को क्वींस कॉलेज में फीस रियायत दी गई थी। मतलब वो 1897 में उनकी शादी के प्रेम 1895 में प्रेमचंद की शादी होती है। 1897 में उनके पिता का देहांत होता है और उसी बीच वो मैट्रिक पास कर लेते हैं दूसरी श्रेणी में। मतलब अब वो बनारस के आसपास आ गए थे और विवाह हो गया था, पत्नी का साथ उनको मिल गया। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज में प्रवेश मांगा, लेकिन उनके अपने अंक गणितीय कौशल के कारण असफल रहे। इस तरह उन्हें अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी। मतलब उसके बाद उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज में एडमिशन चाहा होगा मैट्रिक के बाद, लेकिन उस कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं मिला। फिर उन्होंने बनारस में एक वकील के बेटे को 5 रुपए मासिक वेतन पर कोच बनाने का काम प्राप्त किया। वह अधिवक्ता के अस्तबल के ऊपर कीचड़ सेल में रहते थे और अपने वेतन का 60% घर वापस भेजते थे। मतलब वहीं पे रह के उन्होंने जो है काम करना शुरू किया। 1900 में प्रेमचंद ने 20 के मासिक वेतन पर सरकारी जिला स्कूल बहराइच में एक सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी हासिल की। मतलब उस समय जो है 20 रुपए प्रति माह जो है 1900 में उनकी तनख्वाह निश्चित हुई। उन्हें प्रतापगढ़ में जिला स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे एक प्रशासक के बंगले में रहे और अपने बेटे को पढ़ाया। इस तरह मतलब उनकी नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने नौकरी करना शुरू किया। बहराइच में किया, प्रतापगढ़ में किया। धनपत राय ने पहली बार छद्म नाम नवाब राय के तहत लिखा। मतलब पहली बार जो उनकी रचना प्रकाशित हुई धनपत राय की, वो किस नाम से हुई? नवाब राय से हुई। उनका पहला लघु उपन्यास असरारे माबिद, भगवान के निवास का रहस्य, हिंदी में देवस्थान रहस्य भी कह सकते हैं, जो मंदिर के पुजारियों और गरीब महिलाओं के यौन शोषण के बीच भ्रष्टाचार की पड़ताल करता था। ऐसा एक उन्होंने छोटा सा उपन्यास लिखा, असरारे माबिद। प्रतापगढ़ से धनपत राय को प्रशिक्षण के लिए इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में 1905 में कानपुर में तैनात किया गया। मतलब प्रतापगढ़ से उनका पहले ट्रांसफर हुआ इलाहाबाद और इलाहाबाद से कानपुर। वे मई 1905 से जून 1909 तक लगभग 4 साल तक कानपुर में रहे। वहां उनकी मुलाकात उर्दू पत्रिका के संपादक मुंशी दया नारायण निगम से हुई। जमाना, जिसमें उन्होंने बाद में कई लेख और कहानियां प्रकाशित की, वो कानपुर में अपनी नौकरी के दौरान ही हुआ। और वहां से उर्दू में उस समय एक पत्रिका निकलती थी जमाना, जिसके संपादक थे मुंशी दया नारायण निगम, जिनसे उनकी पहचान हुई और उनके साथ जो है उनकी पत्रिका में उनकी उनके मदद से उन्होंने बहुत सारे आलेख लिखे। 1906 में प्रेमचंद ने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से शादी की, जो फतेहपुर में एक गांव के जमींदार की बेटी। प्रेमचंद की शादी, देखो इसके पहले भी उन्होंने कहा है कि हो गई है और वो अपने को बेटे को पढ़ा भी रहे थे। मुझे लगता है ये उनकी दूसरी शादी होगी। 1906 में जो है वो जो है देवरानी देवी से शादी करते हैं, शिवरानी देवी, जो कि एक बाल विधवा थी, फतेहपुर के गांव में जमींदार की बेटी। तो उनसे उन्होंने 1906 में शादी की।
1905 में राष्ट्रवादी सक्रियता से प्रेरित होकर प्रेमचंद ने जमाना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर एक लेख प्रकाशित किया। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गोखले के तरीकों की आलोचना की और इसके बजाय बाल गंगाधर तिलक द्वारा अपनाए गए अधिक चरमपंथी उपायों को अपनाने की सिफारिश की। मतलब उस समय हम लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस में दो दल थे, नरम दल और गरम दल। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो एक तरह से गरम दल का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब दोनों का उद्देश्य आजादी ही था, लेकिन उस आजादी को पाने का तरीका क्या हो उसको लेके दोनों की सोच अलग थी। तो वो जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले वाली सोच का समर्थन नहीं करते थे प्रेमचंद, बल्कि उन्होंने उन दिनों में जिसका समर्थन किया वो बाल गंगाधर तिलक का थे और जिनकी चरमपंथी उपायों की उन्होंने प्रशंसा की और उसकी तारीफ की। प्रेमचंद की पहली प्रकाशित कहानी दुनी का सबसे अनमोल रतन, दुनिया में सबसे कीमती गहना थी, जो 1907 में जमाना में दिखाई दी। मतलब जमाना ये वही उर्दू पत्रिका थी जिसकी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, कानपुर से निकलती थी। प्रेमचंद का दूसरा लघु उपन्यास हम खुरमाओ हम सवाब, हिंदी में प्रेमा नाम से बाद में यही प्रकाशित हुआ। और प्रेमचंद 1909 में प्रेमचंद को महोबा स्थानांतरित किया गया। बाद में स्कूल के उप निरीक्षक के रूप में हमीरपुर में तैनात किया गया। इसलिए हम इस तरह हम देखते हैं कि नौकरी के चक्कर में लगातार उनका जो है स्थानांतरण होता रहा। 1916 में एक प्रचार पर प्रेमचंद को गोरखपुर स्थानांतरित कर दिया गया और गोरखपुर के नॉर्मल हाई स्कूल में असिस्टेंट मास्टर बने। मतलब वापस वो गोरखपुर आए। शुरुआती दिनों में वो गोरखपुर में ही थे जब उनके पिताजी वहां पे तैनात थे। 1919 तक प्रेमचंद ने लगभग 400 पृष्ठों के 4 उपन्यास प्रकाशित कर लिए थे। 1919 में प्रेमचंद का पहला प्रमुख उपन्यास हिंदी में प्रकाशित हुआ, जो कि सेवा सदन नाम से जाना जाता है, वह 1919 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास मूल रूप से बाजारे हुस्न शीर्षक से उर्दू में लिखा गया था, लेकिन कलकत्ता के एक प्रकाशक द्वारा पहली बार हिंदी में प्रकाशित किया गया, जिसने प्रेमचंद को उनके काम के लिए 450 की पेशकश की थी। मतलब उस काम के बदले हिंदी में उस उपन्यास को लिखने के लिए प्रेमचंद को उस समय 450 रुपए मिले थे, जो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी रकम थी। 1919 में प्रेमचंद इलाहाबाद से बीए की डिग्री प्राप्त किए और 1921 तक उन्हें स्कूल के उप निरीक्षकों में पदोन्नत किया गया। मतलब वो धीरे धीरे अपनी शिक्षा भी ले रहे थे, जिससे कि उनकी पदोन्नति भी हो गई और अब वो स्कूल में जो है निरीक्षक, मतलब क्या बोलते हैं, स्कूल जो इंस्पेक्टर होते हैं, उस तरह की नौकरी में वो आ गए। 8 फरवरी 1921 को उन्होंने गोरखपुर में एक बैठक में भाग लिया, जहां महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के तहत लोगों को सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने को कहा। ये बात है 1921 की और बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये गोरखपुर में वो मीटिंग हुई थी जहां पे प्रेमचंद ने गांधी जी को सुना था। और अपनी नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद 18 मार्च 1921 को गोरखपुर को छोड़ के जो है वहां से निकले और 1936 में अपनी मृत्यु तक गंभीर वित्तीय कठिनाइयों और पुरानी बीमारी का उनको सामना करना पड़ा, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ, ये सच है कि 1921 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और 1936 में उनकी मृत्यु हुई। मतलब नौकरी छोड़ने के 15 साल तक जो है वो और जिए और बनारस में ही रहे। लेकिन ये बीमारियां ठीक है भाई, बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन वो आर्थिक तंगी जैसी कोई बात नहीं थी। उस समय तक देखो, जैसे कि पहले उपन्यास के बारे में लिखा गया है कि उनको 450 रुपए की पेशकश की गई थी। उनका अपना मकान बन चुका था। अब उनकी अपनी बेटी थी जिसकी उन्होंने शानदार तरीके से शादी की थी। और तमाम ऐसे रेफरेंस मिलते हैं जिससे ये हजारों रुपए उनके बैंक अकाउंट में रहे। तो तमाम ऐसे रेफरेंस मिलते हैं कि जिससे ये साबित होता है कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन हाँ, ये सच है कि 1921 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने सरस्वती प्रेस नाम से बनारस में एक प्रिंटिंग प्रेस और प्रकाशन गृह की स्थापना भी जो है 1923 में की। मतलब 21 में नौकरी छोड़ते हैं, 1923 में आके प्रिंटिंग प्रेस और प्रकाशन गृह की स्थापना करते हैं। और 28 में प्रेमचंद के उपन्यास गबन आता है, जो मध्यम वर्ग के लालच पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था।
प्रेमचंद ने तब जागरण नामक एक अन्य पत्रिका को संभाला और संपादित किया, जो बहुत नुकसान में चली। लेकिन वे लगातार प्रिंटिंग प्रेस खोल रहे हैं, प्रकाशन गृह खोल रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, पत्रिका चला रहे हैं। तो ये सब बिना पैसों के नहीं होता, वो ये सारी चीजों से जुड़े रहे। प्रेमचंद और बॉलीवुड का भी रिश्ता रहा। हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रेमचंद 31 मई 1934 को बंबई पहुंचते हैं। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस अजंता सिनेटोन के लिए एक पटकथा लेखन की नौकरी स्वीकार की थी। उम्मीद है कि 8,000 का सालाना वेतन उनकी वित्तीय परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा। उस समय 8,000 रुपए जो है बहुत बड़ी चीज। वह दादर में रहे और फिल्म मजदूर द लेबर की पटकथा लिखी। मोहन भवानी द्वारा निर्देशित फिल्म में मजदूर वर्ग की खराब स्थितियों को दर्शाया गया। कुछ प्रभावशाली व्यवसायी बॉम्बे में इसकी रिलीज पर रोक लगाने में कामयाब रहे। मतलब वो फिल्म तो बन गई लेकिन वो रिलीज नहीं। फिल्म को लाहौर और दिल्ली में रिलीज किया गया, लेकिन इसके बाद फिर से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि इसने मिल श्रमिकों को मालिकों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया था। 1934-35 तक प्रेमचंद का सरस्वती प्रेस 4,000 के भारी ऋण के अधीन था और प्रेमचंद के जागरण के प्रकाशन को बंद करने के लिए मजबूर किया गया। मतलब 34-35 तक, अपनी मृत्यु के 1-2 साल पहले तक प्रेस की स्थिति थोड़ी खराब थी, वो कर्ज में रहे और उन्होंने अपना जागरण वाला काम बंद किया। बंबई छोड़ने के बाद प्रेमचंद इलाहाबाद में बसना चाहते थे, जहां उन्हें उनके बेटे श्रीपत राय और अमृत कुमार राय पढ़ रहे थे। उनके 2 बेटों का यहाँ पे जिक्र है, जो मुझे लगता है पहली पत्नी से थे। श्रीपत राय और अमृत कुमार राय पढ़ रहे थे। उन्होंने वहां से हंस प्रकाशित करने की योजना भी बनाई। हालांकि अपनी वित्तीय स्थिति और अस्वस्थता के कारण उन्हें हंस को भारतीय साहित्य वकील को सौंपना पड़ा और बनारस चले गए। मतलब वो उन्होंने हंस तो शुरू किया, लेकिन वो इलाहाबाद रहे नहीं और वहां से बनारस आए। प्रेमचंद को 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उनका 8 अक्टूबर 1936 को कई दिनों की बीमारी के बाद और पद पर रहते हुए निधन हो गया। वो प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष बने 1936 में ही, और अक्टूबर 1936 में जो है एक लंबी बीमारी के बाद वो अध्यक्ष रहते ही जो है वो पद पे थे और उनकी मृत्यु हो गई 1936 में। गोदान द गिफ्ट ऑफ अ काउ प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण किए गए कार्य को आमतौर पर उनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में स्वीकार किया जाता है। गोदान जो है उनका अंतिम उपन्यास है और कफन उनकी अंतिम कहानी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी उपन्यासों में जो है इस उपन्यास की चर्चा होती है, जो कि कई भाषाओं में जो है इसका अनुवाद भी किया गया है। रशियन में भी बताते हैं कि इसका बहुत अनुवाद हुआ और बहुत वहां पे पॉपुलर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म होता है और अक्टूबर 1936 में जो है प्रेमचंद की मृत्यु होती है। मतलब 36 साल वहां और 20 साल वहां, कुल जो है 56 साल की उम्र जो है प्रेमचंद को मिली। और इस 56 साल की आयु में उन्होंने हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की। लगभग 300 से अधिक जो है उन्होंने कहानियां लिखी। उन्होंने 1 दर्जन के करीब उपन्यास लिखे, गोदान जैसे उपन्यास लिखे, सेवा सदन जैसे उपन्यास लिखे। मंगलसूत्र उनका एक उपन्यास रहा जो अधूरा रहा, मतलब जो पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा गबन उपन्यास उनका रहा, जो भी बड़ा मशहूर रहा। तो ये थे प्रेमचंद। प्रेमचंद की पूरी जीवन यात्रा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपको समझना चाहिए कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य में इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, मतलब इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि प्रेमचंद के पहले जो साहित्य लिखा जा रहा था और प्रेमचंद ने जो साहित्य लिखना शुरू किया, दोनों के बीच में एक बुनियादी अंतर था और बहुत बड़ा बुनियादी अंतर था। वो बुनियादी अंतर ये था कि प्रेमचंद के पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे वो उनका जीवन के यथार्थ से कोई लेना देना नहीं था, जीवन की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। वो एक तरह से अय्यारी उसमें थी, काल्पनिकता उसमें थी, जासूसी उसमें थी, लेकिन जीवन की समस्याओं और जीवन के यथार्थ से वह जुड़ा हुआ
नहीं था। जब प्रेमचंद लिखना शुरू कर रहे हैं तो वो इस यही अंतर लाते हैं। प्रेमचंद जब लिखना शुरू कर रहे हैं तो अपनी कहानियों को, अपने उपन्यासों को सामाजिक समस्याओं से जोड़कर लिखते हैं। इसीलिए किसी न किसी सामाजिक समस्या को केंद्र में रख के वो कोई न कोई कहानी या उपन्यास लिख रहे हैं। इसलिए प्रेमचंद को हम लोग समस्या प्रधान लेखक भी कहते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी सामाजिक बुराई को अपने साहित्य के माध्यम से सामने लाते हैं। दूसरी चीज ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद के पहले जो उपन्यास लिखा जा रहा था उसकी उपयोगिता क्या है। जैसे चंद्रकांता संतति वगैरह लिखी जा रही थी, तो प्रेमचंद को उससे क्या फायदा हुआ। यद्यपि उनकी लिखने की पूरी शैली बदल गई, उनका पूरा तरीका बदल गया, उन्होंने सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रख के लिखना शुरू किया, लेकिन उससे प्रेमचंद को क्या फायदा हुआ। तो प्रेमचंद को उससे ये फायदा हुआ कि ये जो उपन्यास लिखे जा रहे थे, जो चंद्रकांता संतति जैसे उपन्यास जो प्रेमचंद के पहले लिखे जा रहे थे, जिसमें तिलिस्म था, अय्यारी थी, जासूसी थी, काल्पनिकता थी, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हिंदी नहीं आती थी, उन्होंने खाली इन उपन्यासों की लोकप्रियता को देखते हुए, इन उपन्यासों का रसास्वादन करने के लिए, इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी और खूब मजे ले लेकर उन्होंने इस तरह के उपन्यास पढ़े। तो हिंदी का जो पाठक वर्ग था, जो उसको पढ़ने वाला था, उस पाठक वर्ग को तैयार करने में इन सारे उपन्यासों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की और हिंदी का एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग इन उपन्यासों ने तैयार किया। तो जैसे खेती करने के लिए बीज डालने के लिए पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है, पहले किसान जमीन तैयार करता है। तो वो जमीन हिंदी की वो जमीन जो है प्रेमचंद को तैयार की हुई मिली, उसके पाठक तैयार थे। लेकिन भाई खतरा भी बहुत था कि उस पाठक का जो टेस्ट था, जो उसका जो मतलब फीलिंग ऑफ टेक्सचर जिसको बोलेंगे, कि वो जिस तरह की चीजों में रुचि ले रहा था, उससे अलग सीधे सीधे एक नई धारा बहा देना, सामाजिक समस्याओं को केंद्र में लाके उन पे कहानियां लिखना, जहाँ पे कोई तिलिस्म नहीं है, कोई अय्यारी नहीं है, कोई काल्पनिकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा खतरा भी था जो प्रेमचंद ने उठाया, लेकिन लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और प्रेमचंद की प्रतिष्ठा का ये तमाम साहित्य जो है कारण बना। तो वो प्रेमचंद जो बचपन में धनपत राय के नाम से जाने गए, उसके बाद उन्होंने नवाब राय के नाम से, कुछ छद्म नाम से लिखा, पहले उर्दू में लिखना शुरू किया और बाद में उर्दू की ही कई रचनाओं को शुरुआती दिनों में हिंदी में जो है अनुदित करके हिंदी में प्रकाशित किए। और धीरे धीरे जब उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में उर्दू के जमाना जैसे पत्र पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। लोगों ने उनको पसंद किया, उनके पाठक वर्गों की संख्या लगातार बढ़ती गई और प्रेमचंद अपने समय के सबसे कामयाब हिंदी के साहित्यकारों में आज गिने जाते हैं। बल्कि वो पूरा का पूरा समय हम प्रेमचंद युग के नाम से जानते जाते हैं। और उसके बाद भी जो परवर्ती समय रहा, उसमें भी प्रेमचंद की साहित्य की धारा नाम से एक पूरी की पूरी धारा है, एक पूरी की पूरी परंपरा है, जिस परंपरा में हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु को रख लेते हैं, जिस परंपरा में हम लोग अमरकांत को रख लेते हैं, जिस परंपरा में आज की बात करें तो हम लोग शिवमूर्ति जैसे कहानीकारों को रख लेते हैं, जिन्होंने उस पूरी परिपाटी का एक तरह से जो है उसको आगे बढ़ाया और उसे अग्रगामी बनाया। मतलब जैसे फणीश्वर नाथ रेणु को आप प्रेमचंद की परिपाटी में रखेंगे तो निश्चित तौर पे उनका समय प्रेमचंद के समय में काफी अंतर आ गया था। आजादी के पहले और आजादी के बाद वाला मामला है। उस समय तक गांव की भी स्थितियां काफी बदल रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पे इन तमाम साहित्यकारों ने प्रेमचंद की जो परिपाटी थी, उनकी जो परंपरा, प्रेमचंद की जो परंपरा कही जा रही है, उस परंपरा को कई संदर्भों में उन्होंने आगे बढ़ाया और उनकी परंपरा के पोषक साहित्यकारों के रूप में निश्चित तौर पे इन सभी लोगों का नाम लिया जा सकता है। तो प्रेमचंद के बारे में यही कुछ बुनियादी बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। और मैंने जो है आप लोगों को बताया जितना मैं प्रेमचंद के बारे में आप लोगों को बता सकता था। और प्रेमचंद को जब आप पढ़ेंगे, एक विद्यार्थी के नाते भी जब आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे
कि प्रेमचंद को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेमचंद जिस भाषा में लिख रहे हैं, जिस सहजता से लिख रहे हैं, जिस सरलता से लिख रहे हैं, वो कभी आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होने देंगे। और पुस्तकालय जैसे ही खुल जाते हैं, मानसरोवर करके उनकी तमाम कहानियों का संग्रह है, भाग 1 भाग 2, तो आप उनकी बहुत सारी पॉपुलर कहानियों को भी पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है 10वीं से लेके अभी तक जो है बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ा भी होगा। नमक का दरोगा है, बड़े घर की बेटी है, पंच परमेश्वर है, आत्माराम है, ये उनकी कुछ कहानियां हैं जो अक्सर पाठ्यक्रमों में लगाई जाती हैं। तो आप निश्चित प्रेमचंद की कहानियां पढ़िए। उनका बहुत सारा साहित्य जो है इंटरनेट पे भी पीडीएफ फाइल के रूप में उपलब्ध है। उनके बहुत सारे उपन्यासों पे धारावाहिक, और उपन्यास ही नहीं, कहानियों पे भी धारावाहिक रूप में जो है सीरियल्स बने हुए हैं। उस पे वीडियो उसके अवेलेबल हैं फ्री में। तो आप लोग थोड़ा गूगल करेंगे तो प्रेमचंद की तमाम कहानियों और उपन्यासों से संबंधित आपको एपिसोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। चीजें जब हम लोग देखते हैं तो वो ज्यादा समझ में आती है। तो आप उसको देखिए, समझिए, और अगर किसी तरह की कोई कठिनाई आपको उनको पढ़ने में लग रही है तो आप बताइए। तो कल का लेक्चर जो है हमारा जो है प्रेमचंद की एक कहानी परीक्षा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेमचंद एक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से जुड़े हुए लेखक हैं। तो किस तरह से उस कहानी में आदर्श को स्थापित करने का काम प्रेमचंद ने किया है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो कल उनकी कहानी परीक्षा हम पढ़ेंगे। आप भी जो है इंटरनेट पे उसे खोज सकते हैं, और परीक्षा का मुझे लगता है सीरियल भी अवेलेबल है, तो वीडियो फॉर्म में आप उसको देख भी सकते हैं। और मैं देखूंगा अगर वो मुझे वीडियो मिल गया तो कल मैं जूम पे वो वीडियो ही प्ले कर दूंगा। 10-15 मिनट का वीडियो होगा। तो वो वीडियो जब आप देखेंगे ना, तो कहानी के बारे में बताने से ज्यादा वो अपील करता है, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग कल वो वीडियो भी देख सकते हैं, और फिर उसके ऊपर हम लोग आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं। तो आज प्रेमचंद के बारे में मुझे लगता है कि जो चीजें आप लोगों के साथ मुझे साझा करनी चाहिए थी, जो चीजें मुझे बतानी चाहिए थी, वो मैंने आपको बताई। आप क्या प्रेमचंद के बारे में कुछ और जानना चाह रहे हैं? किसी के मन में कोई सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करके वो पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। ठीक है। उसमें एक चीज और है कि अभी तक जैसे क्लास हो रहे थे तो हम लोग लेक्चर्स की अटेंडेंस का कोई सिलसिला नहीं शुरू कर रहे थे, लेकिन बहुत ही जल्द मंडे से मैं अटेंडेंस की एक गूगल फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसमें डेली आप लोगों को जो गूगल फॉर्म भरना होगा हर लेक्चर के पहले, तो आप उसी बहाने अपना अटेंडेंस दे देंगे। उसमें आपका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, रोल नंबर है ना, जो है आपको लिखना होगा। तो इस तरह से मंडे से हम लोग अटेंडेंस भी शुरू करेंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी का सर्कुलर है कि 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। तो हम लोगों को अब थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा क्लास को लेके और अपनी उपस्थिति को भी लेकर, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन है, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। तो अगर सब चीज़ नियमों के हिसाब से नहीं होगा तो कल आपको परेशानी होगी। कल आपको परीक्षा देने से रोका जा सकता है, क्योंकि आपकी उपस्थिति जो है पूरी नहीं है। तो थोड़ा आप लोग भी अब इन चीज़ों को गंभीरता से लें। लगभग सितंबर पूरा बीत गया है, तो अगले हफ्ते से हम लोग अटेंडेंस भी लेना शुरू करेंगे ऑनलाइन। आप बाकी बच्चों को भी सूचित करिए, और फिर कल हम लोग मिलेंगे इसी समय पे, और हम लोग जो है प्रेमचंद की कहानी परीक्षा की चर्चा करेंगे। ठीक है, लेक्चर में बंद।